हेलो फ्रेंड्स, बायअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आप DSSS की तैयारी कर रहे हैं, KBS की कर रहे हैं, NVS की या EMRS की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका TGT SST का अगर आप पोर्शन देखें तो उसका इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है ये, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स पूरा। और 9th की एनसीईआरटी हमारी चल रही है इकोनॉमिक्स की, और इसमें हम तीसरा चैप्टर देख रहे हैं। 3 वीडियो हो चुकी है हमारी इस पे, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इसमें हमने क्या क्या देखा, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमने क्या क्या देख लिया। पॉवर्टी देख ली हमने, पॉवर्टी लाइन की हमने एक वीडियो बनाई थी, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी की हमने वीडियो बनाई थी। अब आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, पॉलिसीज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो पॉलिसीज, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई हैं, कितनी पॉलिसीज हैं और हमारी एनसीईआरटी में कितनी पॉलिसीज दी गई हैं, वो वाली हम देखेंगे आज की वीडियो में। और बाकी की एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें हमारी करंट अफेयर की जितनी पॉलिसीज हैं वो सारी पॉलिसीज को भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये वीडियो हमारी तब होगी जब हमारा तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। आज की ये वीडियो है वो लास्ट वीडियो है, चौथी वीडियो है, जिसमें हमारा ये तीसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम चौथा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम करंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की वो सारी हम देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। तो निर्धनता निरोधी उपाय, एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या हैं। अगर हम बात करें भारत की रणनीति की, तो निर्धनता उन्मूलन के लिए जो भारत के विकास की रणनीति है उसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। और सरकार की जो वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति है वो मोटे तौर पर 2 कारकों पर निर्भर है। कौन सी? एक तो है आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन, दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ हमें निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आर्थिक समृद्धि ही जरूरी नहीं है। अब देखिए, यहां पर 2 शब्द होते हैं, एक तो आर्थिक समृद्धि होती है और एक होता है आर्थिक विकास। अगर हम इन दोनों पर बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, हम अगला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट का, तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो समृद्धि और विकास, इसमें अंतर क्या है। अगर मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट ने कोई एक स्कीम बनाई जिससे देश में पैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, और उस पैसे का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को समानता का वितरण है, केवल पैसा आ रहा है, बस इतनी ही बात है। पैसा आ रहा है, देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो इससे क्या पता चल रहा है, देश में समृद्धि हो रही है। लेकिन इसके इतर अगर हम विकास की बात करें तो विकास में क्या अंतर है। विकास तब कहलाता है जब समृद्धि तो हो रही हो और उसके साथ जो आय का वितरण है, जो हमारे लाभ का वितरण है, जो हमारी भौतिक चीजें हैं उनका वितरण है, वो समानता से हो। प्रत्येक व्यक्ति को समान हिस्से में समान आय मिले, समान विकास हो, तब उसे विकास कहते हैं। तो समृद्धि होना ही जरूरी नहीं है, विकास होना भी जरूरी है। गरीब लोग गरीब ही ना बने रहे, अमीर लोगों के पास पैसा ना आता रहे, सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले, सभी लोगों के पास भूमि हो, खाना हो, रहने के लिए जगह हो, कपड़े हो, ये सारी चीजें जब आ जाती हैं तब उसे कहते हैं विकास। तो अंत्योदय की भावना जो हमारे महात्मा गांधी ने कहा था वो क्या है, अंत्योदय की भावना। मतलब अंतिम हाशिए पर बैठा हुआ व्यक्ति भी समाज की कड़ियों से जुड़ सके, तभी कहा जाता है कि देश का विकास हो रहा है। तो अब पॉइंट समझ में आया कि आर्थिक समृद्धि तो होनी चाहिए, सरकार का उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि को तो प्रोत्साहन देना है, और उसके साथ साथ जो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम है उन पर भी ध्यान देना है जिससे गरीबी खत्म हो सके। तो बात करते हैं हम पुराने टाइम की कि क्या हो रहा है। 1980 के दशक के आरंभ से अगर हम बात करें तो समाप्त हुए कितने वर्ष हो गए हैं, 30 वर्ष हो गए हैं, ठीक है। और इस दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है, आय में वृद्धि बहुत कम हुई है और निर्धनता भी कम खत्म हुई है, मतलब निर्धन व्यक्ति भी उतने ही हैं। तो 1950 के दशक की बात करें तो इस टाइम पर कितनी थी, अगर हम निर्धनता देखें तो 45% थी, और 1980 के दशक तक 45% ही लगभग बनी रही। तो शुरू के जो 30 साल है उसमें कोई भी समृद्धि और विकास देखने को नहीं मिला, ना तो आय में वृद्धि हुई और ना ही निर्धनता कम हुई। 1980 के दशक के बाद
भारत में जो आर्थिक समृद्धि दर है वो विश्व में सबसे अधिक रही 1980 के दशक के समय, विश्व में सबसे अधिक रही। अगर बात करें समृद्धि दर 1970 के दशक की तो 3.5% की औसत से बढ़कर 1980 में 6% हो गई। ठीक है, 1990 में और 1980 में 6% के करीब पहुंच गई। तो ये क्या है, अब वृद्धि दर बढ़ गई, 1980 और 90 में 6% हो गई और 1970 में 3.5% थी। अगर विकास की बात करें तो विकास की जो उच्च दर है वो निर्धनता को कम करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। मतलब आर्थिक समृद्धि तो जरूरी है ही, निर्धनता को खत्म करना है उसके लिए आर्थिक समृद्धि तो बहुत ज्यादा जरूरी है। विकास हो वो बात की प्रक्रिया है, लेकिन आर्थिक समृद्धि तो होनी ही चाहिए। और आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। अब देखिए आर्थिक समृद्धि किस तरह से प्रभाव डाल रही है। मान लीजिए कोई भी देश है, जैसे अपना देश है, ठीक है, अपने देश में एक व्यक्ति है, उन व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, आर्थिक समृद्धि हुई, उन्हीं व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा आया। अब उन्होंने क्या किया, रिसोर्स बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत सारे ट्रैक्टर बनाए। अब ये ट्रैक्टर खेत में काम करेंगे तो उन खेत में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी, और जब मजदूरों की आवश्यकता होगी तो उनके लिए आय भी सुनिश्चित की जाएगी। तो जब आय मिलेगी, लोगों को आय मिलेगी, एक व्यक्ति की समृद्धि होने की वजह से अन्य व्यक्तियों को भी आय मिल रही है, तो उससे क्या होगा, उन व्यक्तियों का भी भला होगा। और यही हमारे आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य है कि अगर निर्धनता खत्म करनी है तो आर्थिक समृद्धि तो जरूरी है ही। समझ में आया पॉइंट कि क्या कह रहा है ये, आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। और यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को और विशेषकर लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। अब अगर शिक्षा होगी तो वो किसमें बनेंगे, मानव संसाधन के रूप में आएंगे, और मानव संसाधन के रूप में आने से ही उनके पास रोजगार होगा, और रोजगार के अवसर जब प्राप्त होंगे तो निर्धनता कम होगी। अब समझ में आया कि ये कड़ियां किस तरह से जुड़ रही हैं, आर्थिक समृद्धि से शिक्षा पर जा रहे हैं, शिक्षा से निर्धनता खत्म हो रही है, पॉइंट एक दूसरे से लिंक है। बात करते हैं कि आर्थिक विकास से क्या हो रहा है, जो अवसर सृजित हो रहे हैं वो निर्धन लोगों को प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकते हैं। आर्थिक विकास से क्या हो रहा है, जो अवसर सृजित होते हैं उनसे कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है। मैंने एक ही एग्जांपल दिया, एक व्यक्ति के पास समृद्धि हो रही है तो उसके पास ही ज्यादा धन हुआ, लेकिन उनके प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, अप्रत्यक्ष लाभ उन्हें देखने को मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, उसमें जो समृद्धि हो रही है वो बहुत कम रही है। अगर जो तब तक की बात करें, 1980 के दशक की बात करें, तो जो कृषि क्षेत्र था उसमें समृद्धि हमें बहुत कम देखने को मिली थी। इसी वजह से अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, और अधिकतर लोग कृषि पर ही निर्भर है, और यही कारण है कि उन लोगों का विकास नहीं हो पाया। निर्धनता पर इसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है, और गांव कैसा है, कृषि पर आश्रित है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता हुई। इसी वजह से कहा कि सरकार ने केवल ये काम नहीं कर सकते हम कि आर्थिक समृद्धि होती रहे, हम कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाएं जिनसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और निर्धनता खत्म की जा सके। इसी तरह से कई योजनाएं चलाई गई जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया था, और उनमें से कुछ का उल्लेख यहां आवश्यक है। कौन कौन सी हैं? पहली अगर हम स्कीम की बात करें तो वो है मनरेगा। सबसे अच्छी स्कीम, सबसे बढ़िया स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। याद रखना है आपको नाम, 2005 में ये स्कीम आई थी, और इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर में मजदूरी देना और कम से कम 100 दिनों के लिए मजदूरी उपलब्ध कराना। समझ में आया मनरेगा का? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, याद रखना, बहुत अच्छे से आएगा।
ये भी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो मनरेगा का क्या है, 100 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। अब क्या हुआ, इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। अब इसका एक उद्देश्य तो यह है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, और दूसरा उद्देश्य इसका यह भी है कि लोगों को जो रोजगार दे रहे हैं उनके लिए कुछ काम भी दिया जाता है। और काम किसमें कराया जाएगा, अगर सूखा कहीं पड़ रहा है तो उस जगह पे काम करना है, वन कटाई करनी है, मिट्टी का कटाव कहीं हो रहा है उस जगह पे काम करना है, तो इस तरह के काम भी उन्हें दिए गए। ठीक है, इस तरह का जो प्रावधान किया गया इसमें, उसमें 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मनरेगा में क्या है, 1/3 महिलाएं काम करें उसमें, लेकिन महिलाएं इसमें ज्यादा काम कर रही हैं, वो भी हम आंकड़ा देखेंगे। तो इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली लाइन आपको याद नहीं रखनी है, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का हिस्सा 23%, 17% और 53% है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, SC, ST और वुमेन। तो क्या है, SC के लिए 23% और SC के लिए 17%, ST के लिए, वुमेन के लिए 53% अभी लोग इसमें काम कर रहे हैं। जबकि महिलाओं के लिए कितना रखा गया था, 1/3 रखा गया था, जबकि 53% इसमें महिलाएं काम कर रही हैं। और इसमें जो रोजगार है 2006-07 में 65 रुपए से बढ़ाकर 132 रुपए कर दिया गया। कब किया गया, 2013 में कर दिया गया था। ठीक है, तो हाल ही के वर्षों में फिर से इसमें और ज्यादा बदलाव किए गए हैं। 2018 में फिर से बदलाव किए गए थे, तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा जो आपको पूरा पढ़ना है। अब जो महात्मा गांधी वाला जो है मनरेगा, इसमें पूरा बदलाव किया गया है, अब इसका नाम भी बदला गया है, तो वो सारा मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ओके, इनमें राज्यों और संशासित प्रदेशों में मजदूरी दर भी तय की गई थी। जैसे 281 रुपए प्रतिदिन हरियाणा के श्रमिकों के लिए और 168 रुपए प्रतिदिन बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय किया गया था। और केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी इसके तहत, और वो किया गया है। इसी के तहत राज्य सरकारें भी योजना का कार्यान्वयन करेगी और राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। अब देखिए, केंद्र में तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष स्थापित करना था और राज्य में राज्य रोजगार गारंटी कोष स्थापित करना था। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कार्यक्रम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति है, जैसे आप है, आपने कहा कि मुझे रोजगार चाहिए और आपको रोजगार के लिए, आपके लिए कोई काम ही नहीं है, अगर आप लगातार 15 दिन तक गए और आपको रोजगार नहीं मिला तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना होगा सरकार को। ठीक है, सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी 15 दिन तक। अगर आपको लगातार काम नहीं मिला तो काम मत करिए, लेकिन फिर भी आपको रोजगार मिलेगा। तो ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय काम के बदले अन्य योजना। तो ये स्कीम कब आई थी, 2004 में आई थी और देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में ये लागू की गई थी। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है और मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है जो अकुशल शारीरिक काम के इच्छुक हैं। अब इसमें जो कुशल व्यक्ति हैं उनको नहीं इसमें शामिल किया जाता है, जो अकुशल व्यक्ति हैं जो शारीरिक श्रम कर सकते हैं, फावड़ा चलाना और नाली खोदना या फिर तालाब खोदना, तो इस तरह के जो काम है ना, इसमें अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो अकुशल श्रमिकों के लिए ये बनाया गया था राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। ये 2004 में स्कीम आई थी और इसमें क्या किया गया, इसका 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि राष्ट्रीय काम के बदले अन्य योजना कौन कर रहा है, वित्त पोषण कौन कर रहा है, मतलब केंद्र सरकार ही पूरा पैसा दे रही है। राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है और एक बार अगर ये योजना लागू हो जाए तो उसके काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा।
अब समझ में आया, ये लाइन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। अब हम अगली योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये कब आई थी? ये पुरानी है, 1993 में ये आई थी और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित कराना है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ जो छोटे शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए भी, जो युवा हैं बेरोजगार शिक्षित युवा हैं, शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। तो अब जब शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए क्या होगा? लघु व्यवसाय होंगे, उद्योग स्थापित कराने में सहायता करनी है। तो ये सारे काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री रोजगार योजना करेगी। अगली योजना की बात करें, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो ये कब करी गई थी? 1995 में करी गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर कराना। अब सेम है बिल्कुल एकदम, जो आपका था प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, दोनों का ही सेम है, दोनों को ही स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराना है। लेकिन एक पॉइंट अलग है इसमें कि यहां पर बात नहीं करी गई है शिक्षित बेरोजगारों की, यहां पर सभी लोगों की बात की गई है। समझ में आया क्या इसमें अंतर है? तो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। ये रोजगार देना था 25 लाख लोगों को। अब बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका स्थापना कब हुई थी? 1999 में। और इसका उद्देश्य क्या है? सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। अब इसका जो उद्देश्य, केवल एक पॉइंट ये नहीं है कि केवल रोजगार उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य ये भी है जो एसएचजी चलते थे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलते थे, उसके साथ संगठित करो, लोगों को संगठित करो, जो व्यक्ति आपके आसपास रह रहे हैं उन्हें संगठित करना है और उसके बाद उन्हें ऋण प्रदान करना है कि आप कोई काम करना शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए ऋण लीजिए, बैंक से ऋण लीजिए, आप साहूकारों से ऋण मत लीजिए, क्योंकि अगर साहूकारों से ऋण लेंगे तो ब्याज दर इतनी ऊंची होगी कि आप उसे चुका नहीं सकते। तो बैंक ऋण लीजिए, बैंक से आपको सस्ते दाम पर मिलेगी, जो आपकी जो ब्याज दर होगी वो दर बहुत कम होगी और उससे आप अपनी सहायकी योजनाएं बना सकते हैं, आप कोई भी अपना रोजगार चला सकते हैं, कोई भी अपना कार्य शुरू कर सकते हैं जिससे आप में आपकी सहायता होगी। तो समझ में आया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब खुली थी? 1999 में। अब अगली स्कीम की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये 2000 में चली थी और इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अब ये क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसमें जो केंद्र सरकार है वो पैसा किन्हें दे रही है? राज्य सरकारों को दे रही है कि आप अपने राज्य में क्या क्या काम करिए, स्वास्थ्य केंद्र खोलिए, आप प्राथमिक शिक्षा के लिए काम करिए, ग्रामीण आश्रय के लिए काम करिए, ग्रामीण पेयजल और जो गांव में बिजली की व्यवस्था करनी है वो सब आपको करनी है। कब करनी है? सन 2000 में ये योजना शुरू हुई थी और उसके द्वारा ये काम किए गए थे। सहायता प्रदान की जा रही है राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, तो अंत्योदय अन्न योजना, इसका क्या है? ये योजना थोड़ी सी कम प्रभावी रही। ठीक है, जो भी योजनाएं अभी तक लागू हो रही हैं वो थोड़ी थोड़ी प्रभावी रही थी, लेकिन ये योजना कम प्रभावी रही थी और इसका कारण ये है उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित ना होने के कारण ये कम प्रभावी रही। अभी सरकार ने डिसाइड ही नहीं किया कि कार्यान्वयन कैसे होना है, बस एक योजना ले आए और इस योजना का कोई सही तरीका नहीं अपनाया गया था और इसका कोई लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया था कि हमें कितने लोगों को लक्षित करना है, कितने समूह तक हमें जाना है, कितने डेप्थ तक हमें जाना है, ये लक्ष्य स्वीकार नहीं किया था अंत्योदय अन्न योजना में। ठीक है, तो इसका जो नियति थी वो नियति बहुत अच्छी थी, इसकी नियत बहुत अच्छी थी, लेकिन लाभ नहीं मिल पाया, उनके जो पात्र थे निर्धनों को पूरी तरह से नहीं मिल पाए। इन्होंने बस कह दिया कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत हम क्या करेंगे, अन्न बांटेंगे, लोगों को अन्न देंगे, लेकिन यही नहीं बताया कि किन लोगों को अन्न मिलेगा। तो जो अमीर लोग थे वो भी अन्न ले रहे हैं। तो इस तरह से जैसे बीपीएल कार्ड था तो बीपीएल कार्ड पे क्या मिल रहा है, सभी लोगों को एपीएल कार्ड पर भी मिल रहा है। इस तरह की चीजें
होने लगी। तो इसमें क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ और इसका जो कारण था वो सही तरीके से हमें प्रभावी देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं जो इन चुनौतियों की, जो चुनौती भारत सरकार के तरफ से आ रही है, भारत सरकार को जो देखने को मिल रही है, उसमें क्या है, निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट तो आई है, लेकिन इसके बावजूद निर्धनता उन्मूलन जो भारत में करना था वो अभी भी बाध्यकारी चुनौती हमें देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र और विभिन्न राज्यों में निर्धनता का व्यापक असमानता देखने को मिल रही है। ये हमने पिछले जब क्लास ली थी तब हमने बताया था कि कैसे राज्यों में अलग अलग असमानता है और उसके साथ साथ जो सामाजिक समूह है और आर्थिक समूह है उनमें भी निर्धनता देखने को मिल रही है। तो ये भी हमने पिछले टॉपिक में हमने बहुत अच्छे से बात की थी कि किस तरह से एससी और एसटी परिवार के लोग हैं और उसके साथ साथ जो ग्रामीण कृषि परिवार के लोग हैं और शहरी अनियमित रोजगार प्राप्त करने वाले लोग हैं, वही सबसे ज्यादा प्रभावी हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसमें भी अगर हम और डिवाइडेशन करें तो उसमें हमें महिलाएं, वृद्ध और बच्चियों को हमने देखा कि इनके साथ और ज्यादा भेदभाव हो रहा है, उनके साथ आय की असमानता देखने को मिल रही है। तो ये भी चीजें हमने देखी। तो जो समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनके कारण, जो हमारा पुराने जमाने की सोच है उसके कारण और हमारी संस्कृति है, इसके कारण निर्धनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो आशा तो ये की जा रही है निर्धनता उन्मूलन में अगले 10-15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी और अब इसे और अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा। जो सरकार की स्कीम है जो आ रही है, जिसे और अच्छे से लागू किया जाएगा, उन्हें एनहेंस किया जाएगा, जिससे इस तरह की चुनौतियों से निपटा जा सके। तो यह मुख्य रूप से उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना, जनसंख्या विकास में गिरावट करना, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। क्या क्या चीजें चाहिए हमें? आर्थिक समृद्धि तो चाहिए ही, उच्च आर्थिक समृद्धि चाहिए। उसके साथ साथ जो हम निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं वो सार्वजनिक निशुल्क शिक्षा हमें सही तरीके से देनी है, सही तरीके से लागू करनी है। केवल हमें एक स्कूल ही नहीं खोलना, उस स्कूल में जो शिक्षा मिल रही है वो सही तरीके से मिलनी चाहिए। और जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसमें गिरावट लानी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को कम से कम स्थिर ना कर सके तो इतना तो रखिए कि टू अभी चल रही है, दोगुना ऐसे होता है ना कि जैसे जनसंख्या 10 लाख है तो 10 सालों में 20 लाख हो गई, इतना ना होकर 1.5 पर पहुंच जाए, 1.4 पर पहुंच जाए, 1 पर ना रहे। ठीक है, 1 पर ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.5 1.4 तक तो पहुंचे हमारी जनसंख्या है जो। ठीक है, तो इस पर हमें लेकर आना है। उसके साथ साथ महिलाओं का भी विकास करना है और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, एससी और एसटी परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों के भी सशक्तिकरण करके आना है। उनको भी रिजर्वेशन जो मिल रहा है उसका फायदा इस तरीके से उन्हें मिले कि उनका लाभ हो सके, ये काम हमें करने हैं। और लोगों के लिए जो निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा है उसमें भी केवल एक सीमित भाग पर लागू किया जाए, तभी इस तरह का काम किया जा सकता है। तो निर्धन जो व्यक्ति हैं उनकी जो परिभाषा है उसमें भी बदलाव की आवश्यकता है। तो यह जो न्यूनतम जीवन निर्वाह की उचित स्तर की अपेक्षा क्या किया जा रहा है, जीवन निर्वाह का न्यूनतम स्तर के विषय में बात की जाती है। तो न्यूनतम स्तर हमें नहीं देखना एक व्यक्ति को क्या केवल 2 वक्त की रोटी मिल जाए उससे ही काम चल जाएगा, नहीं, उससे ऊपर भी आगे बढ़ना चाहिए और उचित स्तर उसे मिलना चाहिए। उसके स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए, उसके पोषण पर ध्यान रखना चाहिए, उसकी शिक्षा पर ध्यान रखना चाहिए, उसके पर्यावरण पर ध्यान रखना चाहिए। जब तक इन चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की निर्धनता को खत्म नहीं किया जाता है। तो अनेक बुद्धिजीवी हैं, वो भी इस बात का समर्थन करते हैं कि निर्धनता की जो अवधारणा है उसकी जगह पर मानव निर्धनता तय कर देना चाहिए कि मानव निर्धनता नहीं होनी चाहिए। जो निर्धनता की अवधारणा है उसका विस्तार करके मानव निर्धनता पर ले आना चाहिए। कैसे इस स्तर को लेकर आएंगे कि हो सकता है बड़ी संख्या के जो लोग हैं वो भोजन जुटाने में तो समर्थ है, केवल भोजन पर ही आश्रित नहीं होना चाहिए। क्या उनके पास शिक्षा है, क्या उनके पास घर है, उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, रोजगार की सुविधाएं हैं, उनके पास आत्मविश्वास है, क्या कहीं वो असुरक्षा महसूस तो नहीं कर रहे हैं, क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त है,
क्या बाल श्रम प्रथा खत्म हो गई है, क्या अभी भी प्रचलित है? व्यापक अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। तो इन चीजों को अगर हम जोड़ लेंगे अपनी परिभाषा में, तभी हम मानव निर्धनता को खत्म कर पाएंगे। ये सभी मानव निर्धनता के टॉपिक है, केवल निर्धनता को ही खत्म नहीं करना, मानव निर्धनता को खत्म करना है, जिसमें शिक्षा, घर, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधाएं, आत्मविश्वास और जाति भेदभाव, उसके साथ साथ लिंग भेदभाव, इन सभी भेदभाव को खत्म करना है, बाल श्रम को खत्म करना है, और उसके साथ साथ जो विधवा विवाह होते हैं उन्हें इनहांस करना है, जो बाल विवाह होते हैं उन्हें कम करना है। ये काम भी अगर हम करेंगे तभी मानव का विकास हो सकेगा। तो इतनी सारी चीजें भी इसमें जोड़ी जाएंगी, तभी हमारे देश की तरक्की हो सकती है, और इन्हीं चीजों को हमें लेकर चलना है। अब अगर हम निर्धनता उन्मूलन की बात करें, तो ये हमेशा से ही एक लक्ष्य रहा है। केवल ऐसा तो नहीं है कि आज से ही हमारा लक्ष्य बन गया है, या पिछले 20 सालों से 30 सालों से लक्ष्य बन गया है। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, तब से निर्धनता के बारे में बात की जा रही है, निर्धन व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है कि उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार किया जा सके। लेकिन अब आशा कर रहे हैं कि अगले जो दशक है, जो अगला जो दशक आने वाला है, 2030 का जो दशक होगा, उस समय जो 2030 का जो दशक चल रहा है, उसके बाद 2040 का जो दशक आएगा, उस समय हम क्या करेंगे, जो आय हमारी है, केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यकता का उपलब्ध कराना, ये काम हम कर सकेंगे। ठीक है, तो ये काम तो हम करेंगे, लेकिन उसके बाद और भी चुनौतियां जो हमारी हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता और उसके साथ साथ निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, वो भी हमारे लक्ष्य होंगे और इन पर भी आगे काम होगा। तो अभी तक तो हम केवल निर्धनता पर काम कर रहे हैं, बाकी के जो काम होंगे वो हम आगे आने वाले जो समय है उस समय पर काम करेंगे। तो सरकार की जो नीतियां हैं, जो आपने अभी तक नीतियां पढ़ी हैं, उन नीतियों का काम क्या है? अभी तक केवल लोगों को अन्न उपलब्ध कराना। लोगों के पास अगर अन्न होगा तो वो क्या कर सकेंगे, कम से कम अपना जीवन स्तर तो कम से कम सुधार सकेंगे, कि कम से कम भोजन तो उन्हें मिल रहा है। बहुत से लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और वो भूखों मर रहे हैं। आपने देखा होगा जब कोविड-19 आया तो कितने लोग थे जो भूख से मरे, भूखमरी के शिकार हुए। आज के जमाने में, आज के समय में इस तरह की जो स्थितियां हैं कि भूखमरी से लोग मर रहे हैं, अभी तक हमारे देश की जो सरकार है उसने इस तरह का कोई भी अभी तक नहीं दिया है स्टेटमेंट कि भूखमरी से लोग इतने लोग मरे हैं। लेकिन अगर हम WHO की बात करें, विश्व बैंक की बात करें, तो उन्होंने क्या कहा है कि भुखमरी से भी कई लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी सही है कि भुखमरी से लोग मरे हैं कोविड-19 में। और वो कौन लोग थे? वो लोग वो थे जो दैनिक जीवन में, मतलब एक दिन की कमाई से ही अपना जीवन यापन करते हैं और उनके पास बचत नहीं रहती है। बचत खत्म होने के साथ क्या होता है, उनका भुखमरी की स्थिति आ जाती है और उन्हें भूख से मरना पड़ता है। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है पूरा, किस तरह से निर्धनता खत्म करनी है? स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, शिक्षा और रोजगार की जो सेवाएं हैं, वो तो बाद की बात है। लैंगिक समता है, वो बाद की बात है। पहले हमारी सरकार किस चीज पे काम कर रही है? लोग भूखों ना मरे। समझ में आया? तो निर्धनता उन्मूलन का अभी एक ही उद्देश्य है कि लोगों के पास भोजन हो और लोग अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें। तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है पूरा। मैंने सारी स्कीम्स बता दी, बहुत जल्दी जल्दी मैंने स्कीम बताई है। अब ये स्कीम में आपको क्या करना है, मैं आपको ये PDF पूरी सेंड कर दूंगा, फिर आपको एक एक करके वो स्कीम पढ़ लेनी है। तो अभी तो आपको केवल एक बार पढ़नी है, उसकी डेट तैयार करनी है कि कौन सी डेट पे आई थी, इसके उद्देश्य क्या है और इसके लक्ष्य क्या है। ये 3 चीजें आपको तैयार करनी है। बाकी की जो चीजें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अब हम फिर से जो वीडियो बनाएंगे, जो मैं वीडियो की बात कर रहा हूं लगातार, तो वो उस वीडियो में हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक स्कीम को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो इससे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर है उसे हम देखेंगे बाद में, अगली क्लास जो होगी उसमें हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो यहां से हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अगर आप चाहें तो एक आपका टेस्ट भी ले लिया जाएगा, नहीं तो मैं सोच रहा हूं कि 9th क्लास की पूरी NCERT खत्म हो जाए, लास्ट चैप्टर बचा हुआ है चौथा, तो उसे भी देख के पूरा खत्म करेंगे।
तो लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आता है लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए और शेयर करके लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपको मिल रही हैं, जहां पर आपका 100 डेज का प्लान भी चल रहा है। आपको हर संडे एक एग्जाम देखने को मिल रहा है और वो एग्जाम इस तरह का होता है कि आपको फीलिंग दे कि आप एग्जाम सेंटर पर बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। तो ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।